सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, कश्मीर है जन्नत नज़ीर और जन्नत किसी काफिर की जागीर हो नहीं सकती। आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर। आज पूरी पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में बसने वाले लाखों कश्मीरी यक जुबान होकर इस अहद की तजदीद कर रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये दिन हमें याद दिलाता है कि 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीरियों के हुकूक पर जो घिनौना वार किया था, उस हवाले से हमें याद दिलाता है। बीजेपी सरकार ने ना सिर्फ कश्मीर का खुसूसी दर्जा छीना बल्कि रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी। ये दिन उस इक़दाम को कंडेम और कश्मीरियों की सपोर्ट के लिए हम मनाते हैं। ये दिन भारत के लिए पैगाम है कि ऐसे हथकंडों से कश्मीरियों से पाकिस्तान का रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी और हक़ के खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। इस सिलसिले में पाक फ़ौज के सिपह सलार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया कि भारतीय फ़ौज के खोखले बयानात उनकी मायूसी का सबूत है और किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीर की आज़ादी का सूरज कब तुलू होगा, इसी अज़म के साथ हैं। मैं आज के गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, अब्दुल हमीद लोन साहब हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब दिफाई तजियाकार, वो भी हमें ज्वाइन करें शो में। आप तीनों को मैं वेलकम कहूँगी। आगाज़ करेंगे हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन साहब से। सर, अभी जो हम देख रहे हैं तकरीबन 8 दिहाइयों से ये जो कश्मीर इशू है ये अनरिजॉल्व्ड है, और इसमें हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी इसको मुतनाज़ी टेरिटरी तस्वर किया जाता है। लेकिन जब 2019 में स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया कश्मीर का, और उसके बाद से जो अब तक जारहाना इक़दाम किए जा रहे हैं मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान तो आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ पर खामोशी है। क्या उम्मीदें क्या हैं आपकी? सबसे पहले शुक्रिया आपका, पाकिस्तान का शुक्रिया। आज एक मरतबा फिर जब हमारे साथ इजहार यकजहती किया जाता है तो सरहद पार उन बहन भाइयों को हौसला मिलता है। और आज के दिन पाकिस्तान जहां दुनिया भर के साथ भारत को ये बावर कराता है कि कश्मीरी तन्हा नहीं है, अकेले नहीं है, उनकी सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रहेगी जब तक न मसले कश्मीर अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाता है। तो वहीं मैं समझता हूँ कि ये बैनुल-अक़वामी बरादरी का फेलियर है, ख़ासकर यूनाइटेड नेशंस का, जो हमारे हक़ खुद इरादत का ज़ामिन है। बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने वो वादे, वो जो एग्रीमेंट्स थे, उनको पामाल किया, उनकी पासदारी नहीं की। ये भी मैं समझता हूँ कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के लिए क्वेश्चन मार्क है। जहाँ 1948 में हिंदुस्तान ने तहरीरी तौर पर क़ज़िया कश्मीर की मतनाज़ हसीयत को तस्लीम किया, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वो तहरीरी तौर पर कहता है कि सिक्योरिटी कौंसिल के तरीक़ाकार और अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसकी मैं मुकम्मल तामील करूँगा। ये यकीन दहानी उसने कराई है तहरीरी तौर पे। मगर 5 अगस्त 2019 को जो एक सानिया हुआ वो किसी अलमिया से कम नहीं था। अक़वाम आलम के जो हुकूक, जो कानून है अक़वाम मुत्तहिदा को, उसको रोन दिया गया, उस वादे को, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद 91 है, ये उसकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, जहाँ वो करारदाद हिंदुस्तान को कतई इजाज़त नहीं देती है कि वो कोई भी गैर कानूनी इक़दाम करे। मसले कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है। ये हिंदुस्तान का कोई इंटरनल मामला नहीं है, ये कोई बायलैटरल इशू भी नहीं है। इसकी असली प्राइमरी पार्टी कश्मीरी है। तो लिहाजा हिंदुस्तान ने जो ये इक़दाम किया, इस सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुनाफी इक़दाम है। आज जहाँ इतना अरसा हो गया है वहाँ पर लाकानूनियत है, जंगल का राज है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, जुल्म सितम की आए रोज़ कहानियाँ सामने आती है। वहाँ पर जो हिंदुस्तान का बयानिया है, जो जाली बयानिया है, डेवलपमेंट का, रोज़गार का, नए कश्मीर का, ये तो सारा डकोसला है। लोगों को रोज़गार से दूर किया जा रहा है, उनका रोज़गार छीना जाता है। वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें तो बनाई जाती है, मगर वो बॉर्डर एरियाज़ में जहाँ वो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। कश्मीरियों को तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये दुनिया को मिसलीड किया जाता है। तो हम आज के दिन हम समझते हैं कि जहाँ आलमी ज़मीर को झंझोड़ा जाता है, तो वहीं पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि काविशें काबिल तहसीन है। तब हमें आगे मज़ीद बढ़ना होगा।
हमने उसके जो उसका जाली बयानिया है उसका काउंटर करना होगा। हम दुनिया के अंदर अपने इनवॉइस भेजें, हम यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, हम जो हमारा ओवरसीज़ के अंदर एक अच्छा खासा जो है ना नेटवर्क है उसको मोबिलाइज हम करें। हम इन ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही हैं, जो ये अट्रॉसिटीज हो रही हैं, दुनिया के सामने ले जाए और हिंदुस्तान को टफ टाइम दे। तो ये हमारी एब्सोल्युटली प्रोएक्टिवली यहाँ पर एफर्ट्स आपको पुट करनी होंगी। एहतशाम साहब, पाकिस्तान इस सिलसिले में जो एफर्ट्स कर रहा है या जो इसकी पॉलिसी है वो सफिशिएंट है, आप ये समझते हैं? या पॉलिसी में कुछ बेहतरी की गुंजाइश है ताकि हम मंजिल के करीब तक तो पहुँचे? देखिए, हम ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कश्मीर जो है एक मरकज़ी ख्याल है, एक मरकज़ी नुक्ता है और सारी दुनिया ये बात समझती है कि ये एक बरसग़ीर की जो हमने देखा जिस अंदाज से ये हमारी क्या कहना चाहिए तक़सीम हिंद में मसला कश्मीर जो है ना वो अनफिनिश्ड एजेंडा है, जिसको मुकम्मल किए बगैर आप बरसग़ीर में अमन कायम नहीं रख सकते। ये आज सारी दुनिया रियलाइज़ कर रही है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान क्योंकि इकनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी कर गया, आज दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया इकनॉमिकली और दुनिया का इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लिहाजा अब हम देखते हैं जो इंटरनेशनल सतह पे जो मर्ज़ी आप कहें, आप खामोशी भारत की जो बर्बरियत के सबूत हैं वो उस हवाले से तो लाइक वाशिंगटन भी इस हवाले से आगाह है और जैसे कनाडा भी बारहा बात कर चुका है, बरतानिया इसका शिकार रह चुका है। जी 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 हाँ, सारे बात इस तरह करते हैं, लेकिन असल बात यह हमने ये 5 अगस्त 2019 ने बिल्कुल सिचुएशन को तब्दील कर दिया। ऊपर से जो थोड़ी बहुत हम लोग कहते थे कि जी बड़ी इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने 35A को भी और अपना 370 को भी जिस तरीके से बूंदी के मुताबिक उसको कर दिया, तो लिहाजा वहाँ से तो उम्मीदें ख़त्म हो गई। अब सवाल रह गया कि जो यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं हमने उस पर तो अमल नहीं हुआ। अब आपने देखा कि पाकिस्तान ने तो ये कंसीड किया एक मुद्दत तक, अब 1998 तक पाकिस्तान ये कहता रहा कि जी जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे कोई आपके और हमारे दरमियान तिजारत नहीं हो सकती। फिर हमने ये कंसीड कर दिया, मुशर्रफ साहब के ज़माने हमने कहा चलें जी ठीक है ट्रेड पे बात करते। आपने देखा कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स दिए गए और फिर 5 कंपोजिट डायलॉग जो है ना वो 2004 से 2008 तक हुए सेक्रेटरी लेवल पे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं निकला कि हिंदुस्तान की नीयत ही नहीं ठीक थी। अब सवाल ये कि जी इन हालात में हम क्या कर सकते हैं। देखिए हम ये इंटरनेशनल ओपिनियन के बारे में जिस तरह लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, अच्छी बात है कि पहली मरतबा हमने देखा कि 2-3 महीने पहले एक दफ़ा फिर अपना क्या कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम का नुमाइंदा गया, एक बड़ी रिपोर्ट छापी, उसके बाद उसको निकाल दिया गया। इस तरह किसी को वहाँ इंटरनेशनल मीडिया को जाने नहीं देते। 7 लाख फ़ौज रख के 90 लाख कश्मीरियों को जनाब आज तक वो काबू नहीं कर सके। इतनी शहादतें होने के बावजूद हिंदुस्तान नाकाम है। लेकिन आमना ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो किसी सूरत में भी आसानी के साथ कश्मीर को ना आज़ाद करेगा ना पाकिस्तान की बात सुनेगा। उन्हें लगता है कि अगर कश्मीर को आज़ादी दे दी गई तो उनके यहाँ तो 11 इंसर्जेंसीज चल रही हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, असम, तमिलनाडु। लेकिन सर दबा कर रखा भी नहीं जा सकता ना, जिस तरह से ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब ये तजर्बा जी उनके आपके पास आती हूँ मैं मसूद साहब। आखिरी बात आखिरी बात हमना देखिए ये बात तो तय है कि वो दबा कर नहीं रख सकता, लेकिन इसके लिए जो एक एफर्ट हो सकता था वो हमने देखा जब मुशर्रफ साहब वहाँ पे गए थे आगरा में, वो चीज़ें तय हो गई थी और वहाँ पे फिर KL अडवाणी ने मामले को ख़राब किया था। कुछ फ़ौजियों से मिल के वो माहिदा जो 3 साल का हो रहा था कि जिसमें जी 3 साल के इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप में UN को दे देंगे कश्मीर और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होंगी, फ़ौजें बॉर्डर से चली जाएंगी, पीछे हट जाएंगी, वो भी मामला स्कटल कर गया। बहुत मुश्किल बात है जिस तरीके से। मैं मसूद साहब की जानिब पर चलती हूँ। मसूद साहब, इवेंचुअली भारत को भी ये जो डायलॉग्स का प्रोसेस है उस पर आना पड़ेगा, राइट? उसकी रीज़न ये है कि हमने देखा कि लास्ट ईयर गुज़श्ता साल की अगर हम बात करें, मोदी के इत्तेहाद को जिस तरीके से वहाँ पर शर्मनाक शिकस्त का सामना रिजेक्ट किया है कश्मीरियों ने, तो वहाँ पर हम ये मामला देख रहे हैं। उसके बाद नफरत बढ़ रही है। 50 लाख हिंदुओं को आपने डोमिसाइल देकर वहाँ पर बसा दिया है। 5 लाख हिंदू जो पंडित हैं उनके लिए इसराइल तर्ज की आप कॉलोनीज़ वहाँ पर बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोकल्स हैं उनमें काफ़ी नफरत बढ़ रही है। तो आप किस तरह से दबा सकते हैं? कभी इंडिया सोचेगा या पीसफुल प्रोसेस, तो जो डायलॉग्स के थ्रू हम पीसफुल सोल्यूशन की जानिब जा सकते हैं, आप समझते हैं कि अभी ये मुमकिन है और पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या एफर्ट्स करनी चाहिए? आप पहले देखें कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में कि वहाँ पे फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस हो रहे हैं, स्टेज रिकवरीज हो रही हैं, स्टेज इनकाउंटर्स हो रहे हैं और इसके अलावा स्टेट टेररिज्म है, तमाम लीडर्स जेलों में बंद हैं और उसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ड्रैकोनियन लॉज हैं, RSS और का एजेंडा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और तो उसको वहाँ पे बहुत सारे मुश्किल हालात में हैं।
लेकिन इसके बावजूद देखें जो कश्मीरी जो पिछले 77 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके रिजॉल्व में कमी नहीं है। अब रिसेंट डेवलपमेंट्स में हमने देखा है कि वो पहले वैली में जो शिद्दत है अब वो शिद्दत साउथ में चली गई, वहाँ भी है, साउथ ऑफ पीर पंजल रेंज, पुंछ में, राजौरी में, डोडा में और किश्तवाड़ में वहाँ पे ज़्यादा है। और स्पेशली अभी जो डेवलपमेंट हमने पुंछ और राजौरी में देखी है, और अभी तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे तो एक जो तालाब था वहाँ पे उन्होंने जहर डाला, तो वहाँ से बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई हैं। तो बहुत सारे मुश्किलात वहाँ पे हैं। 1989 के बाद से जब से ये स्ट्रगल का एक नया दौर स्टार्ट हुआ था, 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हैं, मफलूज हैं, माजूर हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडियन जो बीजेपी RSS हुकूमत एक ड्रामा कर रही है, वहाँ से रोड्स बना रहे हैं और जो टनल्स बन रहे हैं वो बेसिकली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं, वो एक किस्म के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक तो पहले सवाल ये है जी। तो पहले ये है कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हमें दोबारा लॉन्च करना चाहिए, इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, अफ्रीकन यूनियन है, इन पे जाके हमें अप्रोच करना चाहिए, उनको ब्रीफिंग देना चाहिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस पे और जो एथनिक क्लेंजिंग हो रही है उस पर हमें उनको बताना चाहिए। और इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें जाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए और वहाँ पे उनको केस कर देना चाहिए जिस तरह वहाँ पे एट्रॉसिटीज कश्मीर में हो रही हैं। और इसके अलावा हमें यूनाइटेड नेशन को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो एक टीम भेजे कि वो इन्वेस्टिगेट ऑन साइट आके करें कि वहाँ पे जो वहाँ पे ब्रूटलिटीज से, रेप्स एंड मोलेस्टेशन के केसेस हैं, प्रोएक्टिवली हमने इसको आगे लेके चलना है। दिस इज वन थिंग। जहाँ तक इंडिया का है, इंडिया तो यकीनन कभी ये कुछ नहीं चाहेगा ऐसा हो, लेकिन ये देखें कि ये रेजोल्यूशन इंटैक्ट है और 77 ईयर्स से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 48 के रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक इंटैक्ट। सर इंडिया नहीं चाहेगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जब आप किसी को सप्रेस करते हैं उसके बुरे निकलते हैं, तो उनसे क्या इंडिया आगाह नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। देखा, गजा लाइक सिचुएशन है अभी तो यहाँ पे जिस तरीके से है, तो अभी जिस तरीके से शुरू में आपने बात की है, देखें कि यहाँ पे तो वेस्ट सेटलमेंट के कंसेप्ट है, इजरायली मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जिस तरीके से जम्मू में लोगों को उन्होंने हथियार दे दिए हैं सेटल जो हिंदूज हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स के लिए। और इसके अलावा देखें कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस 4 मिलियन के करीब जिन्होंने डोमिसाइल इशू कर दिए, प्रॉपर्टीज वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, और बहुत सारे वो एक किस्म के एक एक्टिविटी वहाँ पे है। लेकिन हमें बदकिस्मती ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है या वेस्ट जो है वो जियो पोलिटिकल कंसिडरेशंस देखते हैं, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस देखते हैं, और फिर इसके अलावा वो देखते हैं कि ये मुल्क जो हमारे लिए कितना रेलिवेंट है। तो दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें बदकिस्मती से इग्नोर हो रही हैं। द ओनली थिंग है हमें प्रोएक्टिवली हर फोरम में इसको रेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब आप कंप्लीट कर लें। अभी जो आर्मी चीफ के खास तौर पे जो हालिया बयानात हैं उस पैगाम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ये तो बहुत बड़ा रिजॉल्व एक दफ़ा फिर आपने देखा कि जिस तरीके से कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस में आया है, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ लोग गए और हमारे सिपहसालार भी जा रहे हैं, वो तो जो हिंदुस्तान की तरफ से दबाव था कि जी धौंस धांधी से इनको पीछे कर देंगे, इनकी आवाज़ खामोश हो जाएगी, बातचीत की तरफ आते नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं कि जी चलें सालसी करवा लें, इंटरनेशनल सतह पे चले जाते हैं, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करवा के आप, लेकिन कश्मीर पे उनका नुक्ता नज़र आना इतना वीक है कि वो इसके लिए तैयार ही नहीं। अभी बात हो रही थी कि जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, वहाँ हम जा नहीं सकते क्योंकि उसकी वजह है वो भी इंटरनेशनल कोर्ट उस तक एक्सेप्ट करती है कि दोनों पार्टियाँ उनको कहें माने तो किसी इशू को लेके जाते हैं, लिहाजा वहाँ भी नहीं जा सकते। एक ही तरीका है कि हम अपनी जिस तरीके से सफारती सतह पर मोबलाइज़ करें सारी दुनिया के कैपिटल में, प्लस OIC का फोरम बेहतरीन है, उसको रीएक्टिवेट किया जाए। मेरा ख्याल है अब MBS एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, उनके हिंदुस्तान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें उनको कन्विंस करना चाहिए कि जी इस मसले के हल के लिए हिंदुस्तान से बातचीत शुरू की जाए। अदरवाइज़ तो आप देख लें जिस तरह बात हो रही है, क्योंकि सारी दुनिया का इंटरेस्ट वहाँ पे है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में तकरीबन 40 करोड़ एक मिडिल क्लास बड़ी वाइब्रेंट है वहाँ पे, सारी दुनिया की नजरें वहाँ है, वो कारोबार लेकिन डायरेक्टली वो नहीं आ सकते। हमीद साहब आपकी क्या एंटिसिपेशन है कि डायरेक्टली पाकिस्तान डायलॉग्स की ऑफर अगर रखे इस हवाले से, तो शायद वहाँ से भी कुछ बर्फ पिघले? देखिए पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव अप्रोच अपनाया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। जहां आप देखें जब परवेज़ मुशर्रफ था तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने बड़ी हद तक लचक दिखाई है, हमेशा डायलॉग को जो है ना वो तरजीह दी है। हम भी चाहते हैं डायलॉग हो, कंपोजिट डायलॉग हो,
और इसमें सबसे बड़ी जो पार्टी है वो कश्मीरी है, जो प्राइमरी पार्टी है। बायलैटरल इशू से ये मसला कभी हल नहीं हुआ। सर, अभी जो हम हुर्रियत क़यादत की बात कर रहे हैं, जैसे इत्तेशाम साहब ने ये नुक्ता उठाया कि वहाँ पर जो एक्टिवली काम कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे, वो इस वक्त जेलों में है, और बाकी जो क़यादत है उनकी जानिब से क्या इक़दाम वहाँ पर किए जा रहे हैं इस सिलसिले में? यह देखें कि जो बाकी क़यादत है या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो पपेट गवर्नमेंट है, तो उनसे तो आप कोई तवक्को नहीं कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती से भी कोई हमारी तवक्को नहीं है। टॉप लीडरशिप है, यासीन मलिक है, मुसरत आलम भट्ट है, शब्बीर शाह है, ये तो सारे हैं, आसिया इंदिराबी है, फहमीदा सोफी है, ये सारे खवातीन भी हैं, वो जेलों में बंद हैं। तो लीडरशिप अभी मीर वाइस है, लेकिन मीर वाइस में भी बहुत सारी पाबंदियां हैं। तो मेरा ख्याल में अभी तक जो है आम जो पब्लिक है, जो इसमें वो रिजॉल्व पब्लिक दिखा रही है। और मेरा ख्याल में एक मजबूर इन्होंने किया हुआ है कश्मीर, जिस तरह मैंने कहा एक वेव स्टार्ट हो चुकी है वैली से लेके नीचे साउथ तक। तो मेरा ख्याल में एक मैसेज तो इंटरनेशनली जा रहा है कि ये है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन। बदकिस्मती देखा ना कि ईस्ट तैमूर का बहुत छोटा बाद में मसला था और उसके हल करने में सब ने तेजी दिखाई, बट बदकिस्मती ये थी कि वहाँ पे क्रिश्चियन थे, यहाँ मुसलमान है। साउथ सुडान में दिखाई, वहाँ पे इजाजत मिल गई ब्रिगेड साहब उन्हें। जी, मसूद साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, अमीर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगी इस सेगमेंट से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। देख लेते हैं ब्रेक के बाद एक और अहम मसला, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और चाइना की लाजवाल दोस्ती हर इम्तिहान में सुरखरू हुई है और हर आने वाले वक्त में ये रिश्ता मजबूत से मजबूत तर हुआ है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। इस दौरे में प्रेसिडेंट जरदारी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और वहां के प्राइम मिनिस्टर ली चियोंग से मुलाकातें करेंगे। इस दौरे को लेकर ऐवान सदर से जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक सदर ममलिकत का दौरा चीन के दो तरफा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुलाकातों के दौरान पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी CPEC इलाकाई रवाबित पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौजूदा हालात और वाक़यात में सदर का ये दौरा कितना सिग्निफिकेंट है, इसी पर बात करते हैं। इत्तेशामुल हक साहब हमारे, नईम कुरैशी साहब ने इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। आपकी जानिब पहले आऊँगी इत्तेशाम साहब। एक तो इस दौरे की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे बाद जब एक बर्फ़ भी पिघली थी, क्योंकि चाइना के साथ हमारी जो आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी टेंशन आ गई थी सिक्योरिटी मामला को लेकर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हाई ऑफिशियल्स के वहाँ के टूर्स और जो तबादला हो रहा है, ये कितना अहम है मजमूई तौर पर, उससे किस हद तक फ़ायदा उठाया जाएगा? हमने बड़ा अच्छा सवाल है आपकी। इसकी टाइमिंग डेफिनेटली जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। और आप देख लें कि CPEC के हवाले से हो और हमारा जो इंक्रीज मिलिट्री, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी का कोऑपरेशन है, इसको बढ़ाने की बात होनी है। फिर उनकी जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान में 1 लाख के करीब चाइनीज़ हैं, उनकी सिक्योरिटी का इशू है। वो आपको याद होगा थोड़ा सा पहले चाइनीज़ ने कहा था कि जी जॉइंट ऑपरेशन कर लेते हैं, तो पाकिस्तान ने कहा नहीं जी हम अपने तौर पे मैनेज करके इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे। तो चाइनीज़ के पार्ट पे तो ये एक सिक्योरिटी का इशू है। हमारे पार्ट पे ये है कि CPEC को जिस तरीके से तेज़ तरीके चलना चाहिए, 9 इकोनॉमिक जोन बनने थे, वादा किया गया था, इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो रही। जरदारी साहब ये समझते हैं कि ये ब्रेन चाइल्ड उनका है, उनका बेबी है ये CPEC। मुशर्रफ साहब भी यही कहते रहे, लेकिन यह है कि बड़ा काम किया जरदारी साहब ने। इससे पहले 11 दौरे चाइना के उन्होंने किए थे और ये हमारा मुख्तलिफ सतहों पे बड़ा कामयाब हमारा इंटरेक्शन रहा है। लेकिन हम ना जितने अच्छे हमारे सियासी तल्लुकात हैं उतने अच्छे हमारे इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं हैं। मिलिट्री तौर पर भी बड़ा कोऑपरेशन है, JF-17 थंडर जॉइंट वेंचर हमारी हुआ, उसके बाद मिसाइल कोऑपरेशन सब कुछ चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ट्रेड रिलेशन होने चाहिए और बावजूद इस बात के कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो हम देखते हैं कि ट्रेड जो अपना क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना वो हिंदुस्तान चाइना के हक़ में है। चाइनीज़ जो है ना वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा नहीं खरीदते जितनी ख़रीदनी चाहिए। तो मेरा ख्याल अब यही है कि किस तरीके से तल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन CPEC में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट CPEC ही है, क्योंकि CPEC 1.5 साल PTI के ज़माने में रुका रहा और फिर वादे के मुताबिक आप देख लें कि अब रिमेनिंग तकरीबन 35-40 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो रहती है, ये 60 बिलियन डॉलर का CPEC का जो प्रोजेक्ट है वो उसमें 9 इकोनॉमिक जोन बनने से स्पेशल वो नहीं बन पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कहा है कि जी यहीं से जॉब क्रिएशन होनी है, यहीं से पाकिस्तानी वो तय किया गया था कि जो
गुड्स बनेंगी और फिर मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया भेजी जाएंगी। पाकिस्तान एक अरसे से कह रहा है उस तरफ आने के लिए, चाइनीज़ ने अब हामी तो भरी है। उम्मीद है कि इस दौरान प्रिंस साहब जाके बात करेंगे तो कोई ये नए जोन में वो आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और वादा पूरा करेंगे। नईम साहब को भी एंगेज करते हैं। नईम साहब, आप देख रहे हैं इस विजिट से एटलीस्ट जो सी पैक का जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे उसमें तेज़ी आएगी इस दौरे के बाद, और कितना सिग्निफिकेंट देख रहे हैं अगर हम इसको माशी एतबार से देखें तो? बहुत शुक्रिया आमना। देखिए, बात यह है कि इस किस्म के दौरों की अहमियत से इनकार तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि हमें ज़रा चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखना पड़ेगा। करेक्ट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से तकरीबन 50 साल हो गए और हमारे ताल्लुकात जो हैं चाइना से 50 साल से तकरीबन बहुत गहरे हैं, और मुख्तलिफ मौक़ों पे चाइना ने हमारी आउट ऑफ वे जाके मदद भी की है मुख्तलिफ मामलात में, खा वो मुआशी मामलात हों, खा वो सियासी मामलात हों। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें भी और हमारी क़यादत को भी ये बात सोचनी चाहिए कि 50 साल में चाइना कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। हमारी दोस्ती बेशक बहुत मजबूत है, लेकिन क्या वो वक्त नहीं आएगा कि हम अपना एहतसाब करें? क्या वो वक्त नहीं आएगा कि हम अपना तनकीदी जायजा लें कि आपको याद होगा कि पिछले साल जून में बजट से एक हफ्ता पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी चाइना में थे जी। और मुझे याद है कि उस वक्त मैं बोल के ये प्रोग्राम में शरीक था और कट आ गया था, और वो हवाई कंपनी जो है उसका दौरा कर रहे थे, और वहाँ पे फिर जब उनके दौरे के बाद ये बात हुई थी कि 2 लाख नौजवानों को जो है ट्रेनिंग के लिए भिजवाया जाएगा। मैंने बहुत रिसर्च की और कोशिश की कि मुझे इस मामले में कुछ मालूमात मिल जाए, लेकिन मुझे लगता ही है कि उस पर कोई प्रैक्टिकली काम नहीं हो सकता। तो ये बड़े मामलात हैं। अब देखिए, बेशक हमें बहुत ज़रूरत है हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हों और उनकी सिक्योरिटी के कंसर्न भी हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि चाइना ने ये कहा था कि सिक्योरिटी जो है मिल के वेंचर किया जाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अभी इस पर राज़ी नहीं है, और ये मुनासिब भी मैं समझता हूँ कि नहीं है। ये हमारी मुल्क के वक़ार के खिलाफ भी है कि हम अपने चीनी भाइयों की हिफाजत भी ना कर सकें। बिल्कुल। और बेशक हमें नाकामी हुई है, लेकिन हमें ही ये चीज़ करनी चाहिए। तो देखिए, जो चीज़ थी आपको याद होगा कि ML1 के हवाले से भी ये बात तय हुई थी। चाइनीज़ ने उस वक्त भी हमें ये नसीहत की थी, ये हमें एडवाइस की थी कि 6.7 बिलियन का कर्ज आप मत लें ML1 के लिए। उस वक्त उन्होंने कहा था जून 2024 में कि आप जो है कराची हैदराबाद का सेक्टर बना लें। अभी उस पर क्या प्रोग्रेस हो रही है, वो कहाँ तक चला, अभी तो हमें ये चीज़ देखने की बात है कि क्या हम इसी तरह दौरे करते रहेंगे और ऐलानियां जारी करते। इस पे इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? एहतशाम साहब, तल्ख बातें लेकिन है हकीकत है इनमें, और वही बात आ जाती है कि हम जाते तो हैं, चाइनीज़ की तरक्की की भी बात करते हैं हम। यहाँ पर जो CM पंजाब है वो भी आई, उन्होंने कहा जी मैंने उनकी जो गुर हैं वो देखे, उनके फार्मूलाज देखे, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, ये एक बड़ा सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए आमना, अगर ये खुल के बात हो ही जाए जिस तरह बात हो रही है, देखें पाकिस्तान तो एक मुद्दत से चाइना को कह रहा है कि भी देखें अमेरिकन का कितना दबाव था, फिर IMF का कितना दबाव आया जिसकी वजह से CPEC भी रुका रहा। IMF अभी भी लगा हुआ है। एक तो वो कहता है कि जी जो लोन आप हमसे लेते हैं वो चाइना के जो लोन हैं उनको आप नहीं उतारेंगे। चले, हमने इस बात को मान लिया, लेकिन ये कि ये तो अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो तय हो चुके हैं इस पर हमने उनका इतराज़ सुना तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस पर हमने कोई बिल्कुल ही टोटली इसको छोड़ दिया। असल बात यह है कि जी चाइनीज़ के साथ जो हमारे वादे किए गए थे, जी हमारी तजारत में हमें भरपूर सपोर्ट करेंगे, वहाँ से एक सपोर्ट नहीं आ रही। एक सिक्योरिटी और दिफा के मामले में देखें ना, चाइना और पाकिस्तान काउंटर वेट है हिंदुस्तान के लिए। वो दोनों को हिंदुस्तान समझता है कि एक वक्त में टेक ऑन कर सकता हूँ। और ये बात ये कि मानने वाली है कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि आप हमें मत धकेलें। अमरीकियों को कह रहा है कि जिस तरह IMF के ज़रिए आप हमें पीछे कर रहे हैं तो हम कहीं चाइनीज़ ब्लॉक में न चले जाएं। चाइनीज़ जिस तरीके से हमसे सपोर्ट मांगते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें गवादर दे दें, हम इसका नेवल बेस बनाएंगे। पाकिस्तान कहता है कि जी 120 बिलियन डॉलर का हमारा जो वो है अपने लोन है वो आप अपने पेटे में डालें और ले लें, वो भी नहीं आते। चाइनीज़ बहुत अच्छे दोस्त है हमारे, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद इकोनॉमिक ट्रेड इशूज़ वहाँ पे बार्गेनिंग में बड़े सख्त है। तो मेरा ख्याल है चाइना को भी अब सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान आउट ऑफ द वे जाकर उनको जो सपोर्ट करता है तो वो भी इसका जवाब इस तरह दे कि जहाँ ट्रेड और कॉमर्स में हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। नईम कुरैशी साहब, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। करने के लिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और हम स्टोरीज पर बात करेंगे।
वेलकम बैक। पाकिस्तान ने मुस्लिम और हमसाया मुल्क होने का सबूत देते हुए 40 लाख अफगान मुहाजिरीन को कई दिहाइयों तक अपने मुल्क में पनाह दी, लेकिन बदले में उसकी सलामती और खुद मुख्तारी मुतासिर हुई। इसलिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात और इनमें अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के इंकशाफात के बाद गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों का इनखला नागुज़ीर हो चुका। हुकूमत ने पहले रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों को जुड़वा शहरों से निकालने का फैसला किया है। इसके लिए रीलोकेशन प्लान की मंजूरी दी गई है। पहले गैर कानूनी अफगानों को निकाला जाएगा, फिर अफगान सिटीजन कार्ड रोकने वाले शहरियों को रावलपिंडी इस्लामाबाद से दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा और अमल की बाकायदा निगरानी करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। पाकिस्तान के ये इक़दाम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किस हद तक ज़रूरी हैं, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमें सीनियर एनालिस्ट ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने ज्वाइन किया है। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये कहिएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं 2023 में ये रिलोकेशन शुरू हुई थी, इनको मूव किया गया था अफगानियों को, यहाँ से डिपोर्टेशन शुरू हुई थी, लेकिन ये क्या उसी का तसलसल है? और साथ ही साथ ये कहिएगा इस वक्त फौरी तौर पर जो हम देख रहे हैं कि ट्विन सिटी से इनको रिलोकेट किया जा रहा है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए आमना, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी शमूल UNHCR और इवन जो काबुल हुकूमत है वो अपने लोगों के हवाले से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सीरियस नज़र नहीं आती। अब ये जो रेफ्यूजीज़ हैं, 3 किस्म के यहाँ इस वक्त रेफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। एक वो है जो कि अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर हैं, वो तकरीबन उनकी तादाद 7 लाख के करीब है। एक हमारे पास है POR होल्डर, जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर हैं, उनकी तकरीबन 1.4 मिलियन तकरीबन तादाद है। गैर कानूनी तौर पे तकरीबन 3 से 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज़ हैं, वो इसके अलावा है। अब मेरे ख्याल में जो रजिस्टर्ड है वो तो एक्सेप्टेबल है कि ये लोग पाकिस्तान के अंदर 2 मिलियन के करीब है। फेडरल कैपिटल के अंदर इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर जाहिर बात है कि इनके रहने से काफ़ी मसाइल हैं। तो जो रीलोकेशन प्लान है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो गैर कानूनी है उन्हें फ़ौरन निकाला जाना चाहिए। जिनके पास ACC कार्ड हैं वो मार्च 2025 तक उनको जो है रीलोकेट किया जाएगा पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में, जहाँ से वापस उनको भेजा जाएगा। और जो जिनके पास रीलोकेशन के लिए प्लान है, मिनिस्ट्री को कहा गया है कि फॉरेन अफेयर्स के वो उन तमाम ममालिक के साथ जल्द अज जल्द इनके वीज़े के बारे में फैसला करें, नहीं तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत इनको दोबारा अफगानिस्तान भिजवाएगी। UNHCR उनको बाकायदा सपोर्ट करे, फंड करे। अब ये 2-3 तरीके से हमारे फाइनेंस के ऊपर भी बर्डन है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बर्डन है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन ऑर्डर की इशूज है कि बहुत सारे पाकिस्तान पहले अपने मसाइल को देखेगा, फेयर भी है, लेकिन आप ये समझते हैं कि जो इनके साथ ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से डिपोर्ट किया जा रहा है उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, खासतौर पर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और सिविल सोसाइटी है, उसका बड़ा एक प्रेशर है। इस सिलसिले में हम देख रहे हैं प्ली भी है अदालत में, उस पर भी बात हो रही है। तो ये आप समझते हैं कि ये इनका जो रिएक्शन है वो जायज़ है, वारंटेड है? जी आमना, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में देखिए 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। अगर कोई एतराज उठाया जा रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से या ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 अलग अलग ममालिक हैं, इनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। मेरे ख्याल में रेफ्यूजी स्टेटस के लिए भी कुछ कवायद जवाबित होते हैं। आपने इन तमाम रेफ्यूजीज को एक कैंप में रखना होगा, जो UN के इदारे हैं, UNHCR के इदारे हैं, या जो कि अफगान माजरीन के हवाले से काम करने वाले लोग हैं, वो बाकायदा एक प्रोटोकॉल के तहत इनको रखेंगे, जैसे कि ईरान के अंदर है। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप अफगान माजरीन वो जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स के तौर पर रह रहे हैं और इस्लामाबाद की पोस्ट लोकेलिटीज में रह रहे हैं, 5 स्टार होटलों के अंदर उनकी रिहाइश है, और वो आराम से दंदनाते फिर रहे हैं। अब दुनिया का कोई मुल्क इस तरीके से पाकिस्तानियों को भी इजाजत नहीं देगा, बल्कि अमेरिका खुद नहीं दे रहा। देखिए 8000 लोग हैं, इत्तेहादी अक़वाम के लिए इन्होंने जंग लड़ी, तो वो क्यों जो है इस वक्त उनको वापस जो है वो रीलोकेट करने के लिए इकदाम नहीं उठा रहे। दूसरा, इस वक्त अगर देखिए काबुल के अंदर दावा किया जा रहा है कि बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की हुकूमत आ गई है तालिबान की, इस्लामी इमारत ने जो है अमन कायम कर दिया है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, अरबों डॉलर्स आ रहे हैं अमेरिका की जानिब से और इत्तेहादियों की जानिब से। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप वापस बुलाएं, और मेरे ख्याल में काबुल हुकूमत को भी इस पर एतराज नहीं होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को भी नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान ये हक रखता है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर जंग खत्म हुई है तो मेरे ख्याल में इन लोगों को दोबारा रीलोकेट होना या करना जो है ये लेकिन फिलहाल तो जो आपने इमदाद की बात की, अरबों डॉलर्स की बात की, वहाँ पे तो अभी फिलहाल इमदाद रुक गई है अमेरिका की जानिब से, जो हम देख रहे हैं। देखिए इमदाद तो तकदीरी तौर पे जाहिर बात है, जब ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया कि उनके कैदी उनके पास हैं, उनका असला उनके पास है, और दूसरा एक सवाल ये उठता जा रहा है कि जब जिस मुल्क के अंदर खवातीन को हुकूक नहीं मिल रहे, जिस मुल्क में जो है वो माइनॉरिटीज को हुकूक नहीं मिल रहे, तो उसको आप इतने अरबों डॉलर क्यों दे रहे हैं। और दूसरा देखें पॉजिटिव काम क्या हुआ, क्या कोई डेवलपमेंट हुई है, क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, या ये तमाम जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर डिस्टेबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखिए हमें इन तमाम चीजों को देखना होगा।
ये दोनों ममालिक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दो अलग ममालिक हैं। जो यहाँ पे अफगान डायस्पोरा है उसका एक जो नैरेटिव है। आखिरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि इस वक्त जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उन लोगों की जानिब से जो कि अफगानिस्तान छोड़ के यूरोपीय ममालिक में बैठे हैं, अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में, वो एक किस्म का नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की स्टेट को ये चाहिए कि इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए एक सख्त स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है जो कि हमेशा से चली आई है, और इसको काउंटर करना मेरे ख्याल में अफगान रेफ्यूजीज की रिपेट्रिएशन से भी ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, इस हवाले से डिटेल उन्होंने। इसके साथ ही नाजरीन, आखिर में जाते जाते जब हम बात करते हैं हुकूमतों के मसाइल के हवाले से लेकर उन पर तनकीद करते हैं, वहीं पे हमें अप्रिसिएशन भी करनी चाहिए जब कुछ अच्छा काम किया जाता है। इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने नौजवानों का बड़ा मसला हल करते हुए उन्हें बड़ी खुशखबरी सुना दी है। अब बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद नौजवान वज़ीर आज़म यूथ लोन प्रोग्राम के तहत 10 लाख रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं और अपने ख्वाबों की ताबीर पा सकते हैं। नौजवानों को बाहर जाने के लिए जो रकम दरकार होगी वो अब उन्हें यूथ लोन स्कीम से मिल जाएगी और इस तरह अपनी मेहनत के बलबूते पर वो अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सकेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक ये कर्जा वीज़ा, ट्रेनिंग और इब्तदाई अखराजात के लिए दिया जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि दरख्वास्त दहिंदा के पास किसी बैरून मुल्क कंपनी का एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर होना चाहिए। ये कर्ज 5 साल में वापस करना होगा और कर्ज लेने वालों के लिए पाकिस्तान में मौजूद किसी करीबी रिश्तेदार को जामिन बनाना लाजमी होगा। शराइत के मुताबिक शनाख्ती कार्ड रखने वाले 21 से 45 साल की उम्र के पाकिस्तानी शहरी इसके लिए अहल होंगे। ये स्कीम बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि यूएई, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे ममालिक में लाखों पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट की गर्ज से जाते हैं। पाकिस्तान में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने मुलाजमतों के लिए खलीजी ममालिक का यानी गल्फ़ कंट्रीज़ का रुख किया। स्टैट्स ये बताते हैं 2024 में 4.5 लाख से ज़ायद अफराद मुलाजमतों की गर्ज से सऊदी अरब गए। दूसरी जानिब मुलाजमतों की गर्ज से यूएई जाने वालों की तादाद 64,130 रही। इसी तरह 2024 में 81,000 से ज़्यादा अफराद ओमान, 40,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी मुलाजमत की गर्ज से कतर और 25,000 अफराद बहरीन गए हैं। ब्यूरो के स्टैट्स के मुताबिक गुज़श्ता बरस मुलाजमतों की गर्ज से बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की कुल तादाद 7,27,381 थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान में 17 अरब 80 करोड़ डॉलर तरसीलात ज़र की मद में आए, यानी वो रकम जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वापस अपने मुल्क भेजते हैं। तरसीलात ज़र भेजने वाले ममालिक में सऊदी अरब पहले, यूएई दूसरे, बरतानिया तीसरे और अमेरिका चौथे नंबर पर है। हुकूमत के इस इकदाम से दोहरा फ़ायदा होगा। एक, नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन होगा। दूसरा, तरसीलात ज़र बढ़ने से मईशत को फ़ायदा होगा और ऐसे ही पाकिस्तान तरक्की। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।